वीकली राउंड अप कमोडिटी स्पेशल में आपका स्वागत है। इस शो में हम आपको बताएंगे कि ये हफ्ता कमोडिटी मार्केट में कहां पर बड़ा एक्शन हमने देखा और अगले हफ्ते बाजार में किस तरह की हलचल रहेगी, आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। और आज इस खास चर्चा में हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं नवीन माथुर आनंद राठी के, हमारे साथ किशोर नारने हैं मोतीलाल ओसवाल के, और साथ ही हमारे साथ रविंद्र वी राव हैं कोटक सिक्योरिटीज के। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और हम चर्चा की शुरुआत करेंगे गोल्ड से, क्योंकि गोल्ड लगातार एक के बाद एक नया इतिहास बना रहा है, लगातार ऑल टाइम हाई को टच कर रहा है। और जो मौजूदा फंडामेंटल हैं वो चौतरफा गोल्ड के लिए सपोर्टिव हैं, चाहे वो हम इन्वेस्टमेंट डिमांड की बात करें, चाहे दुनिया भर में स्टिमुलस पैकेज की बात करें, चाहे इंटरेस्ट रेट की बात करें, ये तमाम चीज़ें गोल्ड के लिए अभी काफ़ी सपोर्टिव हैं। लिहाजा गोल्ड 49,000 के भी ऊपर पहुंच गया, एक बड़ी तेज़ी हमने गोल्ड में बनती हुई देखी। तो मेरा पहला सवाल नवीन माथुर जी आपसे ही होगा कि क्या गोल्ड का बुल रन कंटिन्यू रहेगा? इस बात को लेकर तो सहमति है एक्सपर्ट के बीच, आप लोगों के बीच, लेकिन बुल रन की रफ्तार अब यहां से क्या होगी? क्या ये रफ्तार तेज होगी या ये रफ्तार धीमी होगी, या एक बार बुल रन रुकेगा और फिर से शुरू होगा? आपका अपना आकलन क्या है? संजय नमस्कार। मेरा मानना ये है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन गोल्ड में आएगा इस तरह पर, और ये कंसोलिडेशन हमने देखा भी है पिछले एक हफ्ते में, 10 दिन 5-1 दिन के अंदर। ऑल्दो गोल्ड ने 49,300 का लेवल अचीव करा था, जो कि ऑल टाइम हाई है 8 जुलाई को, इसी साल इसी महीने। लेकिन ओवरऑल मिक्स ट्रेंड दिखाई दे रहा है। जो एक तेजी थी $1,300-1,400 से 1,825-1,850 के डॉलर की, वो सब डिस्काउंट हो चुकी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि तेजी का ट्रेंड बरकरार रहेगा। अंडरलाइन ट्रेंड जो है वो तेजी का ही है, बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, बिकॉज ऑफ द मेन स्ट्रीट अनसर्टेनिटी, बिकॉज ऑफ दिस कोविड। तो वो तेजी तो रहेगी, क्योंकि एक रिस्क एवर्स एसेट क्लास है गोल्ड। तो लोगों का रुझाव गोल्ड के प्रति और जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो रहेगा, चाहे वो सेंट्रल बैंकर्स हो, चाहे इन्वेस्टमेंट डिमांड हो। और उसके चलते ऊपर के लेवल्स 1,800-1,750 के लेवल्स तो बरकरार रहेंगे। पर जहां तक शॉर्ट टर्म की बात है मृत्युंजय, वो हो सकता है 1-2 हफ्ते के लिए कि एक थोड़ा सा मंदी का रुख आ जाए। 1820-22 एक लेवल ऐसा है इंटरनेशनल मार्केट्स में जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। अगर उसके ऊपर गोल्ड सस्टेन करता है तो मेरे ख्याल से 1850 और 1870 के भी लेवल देखे जा सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ, फ्रॉम द वीक्स पर्सपेक्टिव, आई थिंक the underlying trend remains bullish. Buy on the dips at around 48,300 or so. Stop loss लगाइए तकरीबन 47,700 का, और तकरीबन टारगेट्स जो हैं वो 49,300 के लेवल्स के देखे जा सकते हैं। पर कंसोलिडेशन इस रेंज में आसपास आपको दिखाई देगा, और वो हमने देखा भी है पिछले एक हफ्ते 4-5 दिन के अंदर। ओवरऑल डिमांड पॉजिटिव है। डेटा जो है यूएस का वो पॉजिटिव है, एक्चुअली वो डॉलर के लिए भी पॉजिटिव है। उसकी वजह से हमने वीकनेस देखी है इंटरनेशनल प्राइसेस में भी। तो ओवरऑल ट्रेंड न्यूट्रल है, बट अंडरलाइंग बुलिशनेस है गोल्ड में, जिसकी वजह से मैं बाय स्ट्रैटेजी रिकमेंड करूंगा। ठीक है, तो आपको लगता है कि गोल्ड में अभी तेजी रहेगी और खरीद कर चलना चाहिए। किशोर जी, आपका व्यू क्या है? अब जो 49,000 से आगे की जर्नी होगी गोल्ड की, इस जर्नी को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये एक तरफा जर्नी होगी या बीच में कुछ ठहराव होगा? आगे की रफ्तार को लेकर के आपका क्या आकलन है? मृत्युंजय, मार्केट्स कभी एक तरफा नहीं होता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता रहता है। और अगेन मैं दर्शकों को ये तो बताना चाहता हूँ कि मार्केट्स तेजी है, उसमें कोई दो राय नहीं है, बट मार्केट्स तो उतार चढ़ाव तो मार्केट्स का पार्ट होता है। मेरे हिसाब से ये हफ्ते में 50,000 का आंकड़ा पार कर सकते हैं। अगले हफ्ते में मेरा मतलब है
और मेरे हिसाब से करंट सिचुएशन अगर देखें तो जब भी आपका ये न्यूज़ फ्लो होता है, कल भी आया था कि जो ऑक्सफोर्ड का वैक्सीन का जो है वो आगे बढ़ रहा है, तो कहीं न कहीं वो पॉजिटिव जब भी न्यूज़ आता है वैक्सीन के बारे में, कोविड का इलाज के बारे में या वैक्सीन के बारे में, तो थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलता है। बट वो जो स्ट्रेंथ है आपको बार-बार वो $1800 के ऊपर वापस लेके आ रहे हैं कि दैट इज़ द बाइंग इंटरेस्ट की अंडरलाइंग फंडामेंटल्स, चाहे कोविड का अगर इलाज भी मिल जाए, तो भी आपको इकोनॉमी सुधारने के लिए समय लग जाएगा। वो मेरे हिसाब से 18 महीने से लेकर 24 महीना तक ये समय लगेगा और तब तक ये लिक्विडिटी है और जो ज़ीरो इंटरेस्ट रेट्स या नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स है, वो कंटिन्यू रहने वाला है। आई थिंक वो एक आपका फंडामेंटल ड्राइवर है, वो आपको जी, कंटिन्यूअस आप किशोर जी एक मिनट किशोर जी, आप मुद्दे से थोड़ा डाइवर्ट हो गए। आपने जो सवाल था मेरा उसको आपने बहुत ही जनरलाइज कर दिया। एक तरफा से मेरा मतलब ये है, मैं क्योंकि व्यूअर मेरा आपसे ये सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, एक तरफा से मतलब ये नहीं है कि गोल्ड 49,000 हुआ और सीधे 50,000 चला गया, बीच में कोई करेक्शन नहीं आएगा 200-300 रुपए का। एक तरफा से मतलब ये होता है कि क्या गोल्ड का एक कुल मिलाकर जो अपवर्ड ट्रेंड है, तेजी की जो रफ्तार है, वो जो पेस है गोल्ड का वो बना रहेगा। ऐसा तो नहीं कि भाई 49,000 का मामला लेवल टच हो गया तो उसके बाद मार्केट गिर के 45,000 आ जाए, 42,000 आ जाए, 40,000 आ जाए। कई बार ये भी होता है कि भाई चांदी अभी आप देख लीजिए ऑल टाइम हाई से कितना नीचे है, या अंतरराष्ट्रीय बाजार में गोल्ड अभी ऑल टाइम हाई से कितना नीचे है। वो लेवल लंबे समय तक दिखा नहीं है जो 1900 के ऊपर का भाव हमने देखा था। तो मेरा सवाल आपसे यही है, जहां तक इकोनॉमी की बात है उसको आप भूल जाएं, वो तो ठीक है कि इकोनॉमी को रिकवर होने में 2 साल का वक्त लगेगा, तब तक गोल्ड के लिए फेवरेबल है। मेरा सवाल यह कि जो इन्वेस्टर इस वक्त हमें देख रहे हैं, जो गोल्ड के निवेशक हमें इस वक्त देख रहे हैं, क्या उनको 49,000 के आसपास इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग करनी चाहिए 6 महीने के लिए, साल भर के लिए, 2 साल के लिए? और अगर हां तो किस रफ्तार में गोल्ड बढ़ेगा और क्या टारगेट एक्सपेक्ट करना चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। मेरे हिसाब से अगले साल आपको 31% का रिटर्न्स तो मिलेगा ही मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, यस, ये जो आई थिंक अगर 1820 के ऊपर अगर अगले हफ्ते अगर पार कर देता है और थोड़ा सा सेटल हो जाता है प्राइस उसके ऊपर, तो इसका जो तेजी है उसमें रफ्तार और पकड़ेगा मेरे हिसाब से। वहां से 50, 60, $70 आपको तुरंत ही देखने के लिए मिल सकता है। तो बिकॉज 1820 आप ब्रेक करते हुए टेक्निकली काफी हद तक बाइंग आ जाएगा, जो शॉर्ट कवरिंग का रैली भी आ सकता है। और आई थिंक देन 1900 का जो वहाँ ऑप्शन राइटिंग किया हुआ है वो भी थोड़ा सा रिस्की में आ जाएंगे, तो वहां पे ऑप्शंस एक्सपायरी जब भी आएगा कॉमिक्स का, तभी आपको प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है। तो शॉर्ट्स को थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा 1820, 1830 के ऊपर। तो मेरे हिसाब से उस लेवल के ऊपर आपका रफ्तार थोड़ा सा ज्यादा तेज हो जाएगा। ये आपने एक मुकम्मल बात बताई, और 30% वाली बात ज्यादा अट्रैक्टिव है, क्योंकि अगर आप 30% का एक मोटा मोटी अनुमान दे रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन पैदा करेगा इन्वेस्टर के अंदर गोल्ड में इन्वेस्ट करने का। एक्चुअली मेरा पूछने का मतलब भी यही था कि ऐसा तो नहीं कि बहुत लंबे समय तक गोल्ड अब यहां से करेक्शन के मूड में चला जाएगा। रविंद्र जी, आपका अपना आकलन क्या है? आपको भी फंडामेंटली गोल्ड का मार्केट कैसा दिख रहा है? मृत्युंजय, फंडामेंटल पॉइंटर्स आई थिंक ऑलमोस्ट सेम ही है। काफी टाइम से हम वही न्यूज सुन रहे हैं कि वायरस कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी वैक्सीन डेवलपमेंट का न्यूज आता है, कभी बोलते हैं कि वैक्सीन डेवलपमेंट को देर लगेगी। तो आई थिंक अनसर्टेनिटी एक मेजर थीम है अभी मार्केट में, और उसके चलते मेरे हिसाब से गोल्ड में हमने देखा है कि 1800 से 1790 का एक बेस बन चुका है कॉमिक्स पर। 1790 के पास में जाता है तो हम फिर से एक बाइंग रीएमर्ज होते हुए देख रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है मेरे हिसाब से, इक्विटी मार्केट्स और गोल्ड में कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन चल रहा है। अगर हम देखें तो डाउ जोन्स जब भी नीचे गिरता है तो उसके साथ गोल्ड भी नीचे जा रहा है, जब भी डाउ जोन्स ऊपर जा रहा है तो गोल्ड भी ऊपर जा रहा है। इसका मेन कारण ये है कि यूएस डॉलर इंडेक्स में एक सेफ हेवन बाइंग हो रही है। और आज के सेशन में भी अगर हम देखें तो सुबह गोल्ड नीचे था, डॉलर इंडेक्स ऊपर था। अभी डॉलर इंडेक्स नीचे आ चुका है एंड गोल्ड में हमने फिर से एक अपमूव आते हुए देखा है। तो मेरे हिसाब से जो सेफ हेवन मनी है दैट इज फ्लोइंग इनटू गोल्ड एज वेल एज इनटू यूएस डॉलर। तो यूएस डॉलर में अगर एक करेक्शन आता है तो मेरे हिसाब से गोल्ड में एक सस्टेन्ड अपमूव आ सकता है। और मेरा भी जो ऊपरी लेवल है, आई थिंक जो 1828, 1830 के आसपास जो हाई लगा के आया है गोल्ड कॉमेक्स पर, आई थिंक वो मेरे लिए एक रेजिस्टेंस होगा। अगर उसके ऊपर निकल जाता है तो फिर
जो टारगेट इमीडिएट टारगेट है वो $1878 का हो जाता है। और अगर 1790 के नीचे अगर फिसलता है गोल्ड तो फिर हो सकता है कि एक छोटा सा करेक्शन आए, बट आई थिंक वो करेक्शन भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि गोल्ड मेरे हिसाब से अभी भी एक अच्छा खासा बुल जोन में है। जब तक 1750 होल्ड है तब तक जो बुलिश मोमेंटम है गोल्ड में वो एक कंटिन्यू रहेगा, और इमीडिएट सपोर्ट जो है वो 1790 का होगा। और अगर एमसीएक्स की बात करें तो आई थिंक एमसीएक्स में 48,600 काफी टाइम से गोल्ड ब्रीच नहीं कर पाया है। हमेशा ये 48,700 750 के आसपास आके वहां से घूम जाता है, और ऊपर के लेवल पे 49,300 का एक बहुत ही क्रूशल रेजिस्टेंस है। 3 बारी आई थिंक 49, 265, 280 के पास जाके गोल्ड रिवर्स हुआ है। तो आई थिंक दैट इज अ ब्रेकआउट जोन। अगर उसके ऊपर निकल जाता है तो आई थिंक 49,700 से 50,000 का जो लेवल है वो वेरी मच अचीवेबल हो जाएगा। बट आई थिंक टिल देन एक ब्रॉड रेंज रहेगा। जब तक ये रेंज से निकलता नहीं है बाहर गोल्ड, तब तक आई थिंक इट विल बी इन दैट रेंज। और डॉलर इंडेक्स को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डॉलर इंडेक्स में करेक्शन आता है तो वी माइट सी अ शार्प रैली इन गोल्ड प्राइसेस। नहीं, आप रविंद्र जी एक बात संक्षेप में आप ये भी बता दें कि अगर कोई अभी इस लेवल पे गोल्ड में इन्वेस्ट करता है तो 1 साल में 1.5 साल में कितना रिटर्न उनको एक्सपेक्ट करना चाहिए? वेल मृत्युंजय, मुझे भी लगता है कि ये 1825 1830 के ऊपर निकल गया तो 1920 का मेरा मैक्सिमम टारगेट होगा इस साल के लिए। तो अगर 1920 का अगर लेवल हम कॉमेक्स पर लेते हैं तो अराउंड 51,000 52,000 के आसपास आना चाहिए। सो मेरे हिसाब से एट द मैक्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फॉर 2020 इज 51,000। और अगर कॉमिक्स की बात करें तो कॉमिक्स में अराउंड $19-20 जो कि 2011 का हाईस था। आई थिंक वहां तक गोल्ड आके एक बार वहां टारगेट है। ठीक है, ठीक है। अब चलिए गोल्ड के बाद बात करते हैं चांदी की। गोल्ड में तो ये बात तीनों एक्सपर्ट ने कही कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और आगे आपको अच्छा इसमें मुनाफा मिलेगा। लेकिन गोल्ड के बाद अब बात करते हैं सिल्वर की। और गोल्ड में इनफैक्ट नवीन जी ने बताया कि आपको अगले हफ्ते के लिए 48,300 पर गोल्ड खरीदना चाहिए और 49,300 के टारगेट के लिए। तो ये नेक्स्ट वीक के लिए भी है और मतलब पोजिशनल ट्रेड के लिए भी है और लंबे समय के लिए भी गोल्ड में आपको बाइंग की राय। किशोर जी ने भी आपको 50,000 का टारगेट दिया है नेक्स्ट वीक के लिए गोल्ड में, और रविंद्र भी कह रहे हैं कि 49,300 का टारगेट दिखेगा। तो तीनों एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ना सिर्फ अगले हफ्ते, मतलब पोजिशनली तो आपके लिए गोल्ड में बाइंग का मौका है ही, लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए भी निवेश करना चाहते हैं गोल्ड में तो अभी भी गोल्ड के सारे पैरामीटर आपके इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बहुत ही सटीक हैं और आपके फेवर में है। तो आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और पोजिशनल ट्रेड भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं चांदी की। चांदी में नवीन जी आपका क्या व्यू है? क्योंकि चांदी को लेकर ये कहा जा रहा है कि माइनिंग में कुछ कमी आई है, यानी जो सप्लाई है चांदी की वो थोड़ी सी कम हो सकती है। हालांकि दूसरी तरफ डिमांड के मोर्चे पर भी चिंता है, लेकिन फिर भी जो माइनिंग कम हो रही है और जो बाकी चीजें हैं, इसका क्या इंपैक्ट आप चांदी के प्राइस पर देख रहे हैं और चांदी पर क्या आउटलुक है आपका? मृत्युंजय, तकरीबन 25%, 25% के रिटर्न गोल्ड ने अभी तक दे दिए हैं, ठीक है। और जो चांदी है इस साल तकरीबन, अगर मैं बात करूं जनवरी से लेके अभी तक का, तकरीबन 12% तक के रिटर्न दिए हैं, जो कि प्लस है 20% रिटर्न जो 2019 में चांदी ने दी एमसीएक्स के भाव, इंडिया भाव को देखूं तो ओवरऑल ट्रेंड क्योंकि बुलियन का पॉजिटिव है तो एक हद तक चांदी भी पॉजिटिव ही है। ऑल्दो थोड़ा कैचअप करने में टाइम लगा चांदी को, पर लेकिन चांदी आज 52,300 के आसपास के भाव चल रहा है, इंटरनेशनल भी तकरीबन $19 के आसपास है। तो ओवरऑल ट्रेंड बुलियन को लेके पॉजिटिव है। पर जैसा आप जानते हैं और हम सब लोग जानते हैं कि जो चांदी है वो इंडस्ट्रियल मेटल में भी काफी यूज होती है और बेस मेटल्स के फंडामेंटल काफी हद तक इफेक्ट करते हैं चांदी को। तो वो थोड़ा सा रिस्क टेकिंग रहेगा, और मैं वो रिस्क टेकिंग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सारे बेस मेटल्स डिपेंडेंट हैं इकोनॉमी पे, इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड पे। और अगर इंडस्ट्रियल डिमांड बेसिक कोई मेडिकेशन का निकल आता है, जैसे किशोर ने सही कहा कि न्यूज बेस्ड बहुत है, अगर वैक्सीन आ जाता है तो 1820 से भाव 1800 के डॉलर के आ जाते हैं गोल्ड में। तो न्यूज बेस्ड मार्केट्स और जो फंडामेंटल जो न्यूज बेस्ड है उससे बहुत हद तक प्राइसेस गवर्न हो रहे हैं। और मेरा मानना ये है क्योंकि
न्यूज बेस्ड है तो वो थोड़ा सा जो 55% जो चांदी का यूज है, 60% जो चांदी का यूज है पास्ट में इंडस्ट्रियल मेटल के जैसे, वो काफी हद तक उस पे डिपेंडेंट रहेगा। वॉलेटाइल हमेशा रही है चांदी, और मैं आज भी सारे इन्वेस्टर्स और दर्शकों को ये कहना चाहूंगा कि वी शुड नॉट जस्ट जंप इनटू कि अभी भाव ऊपर के हैं या नीचे के हैं तो अब तो तेजी आएगी या मंदी आएगी, उससे दूर रहें। वी शुड अंडरस्टैंड द टेक्निकल्स और द फंडामेंटल्स फर्स्ट एंड देन गेट इनटू दिस पर्टिकुलर कमोडिटी फॉर ट्रेडिंग। बट वीकली बेसिस पे लगता ये है कि 53,500 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। 1,000 रुपए की तेजी नेक्स्ट वीक में या 1,500 रुपए की तेजी आ सकती है। जहां तक आपने माइंस की बात करी, बिल्कुल ठीक आपने बोला। तो ओवरऑल ट्रेंड, अंडरलाइन ट्रेंड बुलियन की वजह से पॉजिटिव है, पर थोड़ा सा रिस्की रह सकता है बेस मेटल या इंडस्ट्रियल मेटल की वजह से। पर फिर भी नीचे के स्तरों पे तकरीबन 51,700 के स्तरों पे बाय करें, 50,800 के आसपास का अगर स्टॉप लगाएं और टारगेट जो है 53 के देखे जा सकते हैं, 53,000 के आसपास, 53,500, 53,500। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि अगले हफ्ते के लिए करीब 1,000 रुपए की तेजी के लिए चांदी में बाइंग करना ठीक रहेगा, पोजिशनल ट्रेड। लेकिन आप इन्वेस्टमेंट के लिए कह रहे हैं कि थोड़ा रिस्की रहेगा, क्योंकि डिमांड को लेकर वाकई चिंता तो है, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी में जो बात किशोर जी ने भी कह रहे थे कि इकोनॉमी में रिकवरी में करीब 2 साल का वक्त लगेगा, तो फिर जब तक पूरी इकोनॉमी रिकवर नहीं होती है या फिर जो रफ्तार है रिकवरी की वो थोड़ी तेज नहीं होती है, तो उसमें डिमांड के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन अब फटाफट किशोर जी, अगले हफ्ते के लिए आपका टारगेट क्या है सिल्वर में, क्या ट्रेड आप देख रहे हैं? आई थिंक सिल्वर में थोड़ा डिप्स में बाइंग करना चाहिए मेरे हिसाब से। 51,500 एक अच्छा लेवल हो सकता है बाइंग के लिए। 50,250 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और 54,500 के आसपास का टारगेट्स के लिए। अच्छा, ठीक है, तो आप भी कह रहे हैं कि अगले हफ्ते आप सिल्वर में बाइंग करके चल सकते हैं और आपको 54,500 के आसपास का टारगेट यहां पर दिख जाएगा। रविंद्र जी, आप भी एग्री करते हैं? आपको भी लगता है कि नेक्स्ट वीक के लिए चांदी खरीदना ठीक है? बिल्कुल मृत्युंजय, आई थिंक मुझे भी लगता है कि 53,500 से 54,000 के टारगेट्स वेरी मच पॉसिबल है। इनफैक्ट इससे ज़्यादा भी जा सकते हैं, क्योंकि 18.80 का जो सपोर्ट है उसे कॉमेक्स सिल्वर काफ़ी सस्टेनेबली होल्ड कर रहा है और काफ़ी टाइम की वजह से ब्रेक भी किया है। मेरे हिसाब से $19.90 का एक एक्सपेक्टेशन है कॉमेक्स पर, जो कि अराउंड 53,500 53,600 के आसपास आता है। अगर उसके ऊपर निकल गया तो मेरे हिसाब से $21 का टारगेट भी सिल्वर में आ जाएगा। सो आई थिंक एवरी डिप इज अ बाय अपॉर्चुनिटी। अगर डिप आता है तो बाइंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कच्चे तेल की, और क्रूड में जो अभी हाल में ओपेक की मीटिंग हुई उसमें यह तय किया गया कि जो अब उत्पादन कटौती कच्चे तेल की होगी अगस्त के महीने से, वो 97 लाख बैरल नहीं होगी बल्कि 77 लाख बैरल होगी। यानी जो पहला फैसला था उसमें 20 लाख बैरल की कटौती कर दी गई है, और उसका इम्पैक्ट हमने देखा कि प्राइस कुछ कम भी हो गए, दाम पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ा। तो किशोर जी, अभी कोरोना की वजह से डिमांड को लेकर निश्चित तौर पर चिंता बनी हुई है। अमेरिका जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर है, अमेरिका के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं कोरोना मामलों को लेकर के, तो ऐसे में क्रूड का क्या आउटलुक है आपका? ने लगता है हमारा संपर्क कभी किशोर जी से नहीं हो पा रहा है। नवीन जी, आपका क्या व्यू है सर क्रूड के आउटलुक को लेकर? मेरा मानना ये है कि डिमांड बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करेगी अब आने वाले टाइम में। अभी तक जो हमने अप्रैल क्लोजिंग नाइमेक्स की, WTI की देखी थी, वो नेगेटिव क्लोजिंग हिस्ट्री में पहली बार हमने क्रूड की देखी थी। उस टाइम द सिचुएशन वाज ऑन द सप्लाई साइड दैट पीपल डिडंट हैव, लोगों के पास स्टोर करने की जगह नहीं थी। इसकी वजह से प्राइसेस जो थे वो जीरो के भी नीचे स्तर पे चले गए। तकरीबन $30 नेगेटिव भी हमने क्रूड देखा था, और मुझे ध्यान है वो 21 अप्रैल का दिन या 20 अप्रैल की रात। आगे क्या होगा सर? हाँ। मैं बता रहा हूँ आगे की कहानी। आज डिमांड की कहानी होगी आगे। अगर डिमांड पॉजिटिव हो जाता है और जो
लग रहा है कि जिस तरह के हालात हैं, थोड़ी इकोनॉमीज खुल रही हैं, वर्ल्ड इकोनॉमी भी थोड़ी थोड़ी हल्के हल्के खुल रही है, ओपेक में भी फर्दर प्रोडक्शन कट की बात कुछ करी है, तो मेरे ख्याल से पॉजिटिव ट्रेंड रहेगा आने वाले टाइम में। अगर आप वीक की बात कर रहे हैं तो WTI तकरीबन $40 के आसपास है। मुझे लगता है $39 to $42 के बीच में ट्रेड करेगा। MCX का भाव तकरीबन 3000 के आसपास है। बाय करके चलना चाहिए फॉर अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। फॉर ऑन अ वीकली बेसिस सेल करा जा सकता है टेक्निकल लेवल स्तर पे तकरीबन 3030 के आसपास के लेवल्स पे। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं तकरीबन 3200 के आसपास, मतलब कि इवन सेल 2950 के आसपास भी करा जा सकता है उसके नीचे के स्तरों पे, और टारगेट जो है 2600 के देखे जा सकते हैं। ओके, तो आप कह रहे हैं क्रूड अभी बेचकर चलना चाहिए, गिरावट अभी रहेगी। किशोर जी, आप एग्री करते हैं? आपको भी लगता है कि क्रूड में अभी कमजोरी ही है? नहीं लगता मुझे। आई थिंक रेंज बाउंड मार्केट लगता है, बहुत ज्यादा कमजोरी भी नहीं आएगा, बहुत ज्यादा तेजी भी नहीं है। मेरे हिसाब से $3 से $4 का आपका रेंज है। मैं तो अगर डिप्स के लिए वेट करूंगा, प्रोबेबली 2970 के आसपास मैं एक बार बाइंग का सलाह दूंगा। 2850 का स्टॉप लॉस लगाकर 3250 के आसपास का टारगेट्स के लिए कहीं ना कहीं रिकवरी, जैसा आपने बोला है कि इकोनॉमी अभी भी कोरोना का नया केसेस आ रहे हैं, बट उसके बावजूद भी अब यूरोप काफी हद तक खुल गया, जो चाइना काफी हद तक डिमांड नॉर्मल हो गया, और जो सप्लाई टाइटनेस है जितना एक्सपेक्टेड है उतना हल्का नहीं किया है ओपेक ने। मेरे हिसाब से ओपेक का मजबूती अभी भी पकड़ में है कि और प्राइसेस को कंट्रोल करने का ताकत अभी भी रखते हैं। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल आई थिंक 8.3 मिलियन बैरल्स के आसपास का जो प्रोडक्शन कट्स है वो कंटिन्यू रखेंगे, और मेरे हिसाब से प्राइसेस को इन लोग $38 के नीचे जाने नहीं देंगे। 38, 37, ऊपर में 42, 43 आपका रेंज है। ये $5 के आसपास का आपका रेंज आप पकड़ के चल सकते। ठीक है। हाँ रविंद्र जी, आखिरी सवाल आपसे ही, क्रूड में आपके हिसाब से बाय या सेल नेक्स्ट वीक के लिए? मृत्युंजय, मेरे हिसाब से जब तक $42 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है क्रूड और अभी रेजिस्टेंस के पास में है, तो आई थिंक एक बार शॉर्ट किया जा सकता है। बट मैं किशोर के साथ एग्री करता हूं, बिकॉज एक रेंज में है मार्केट, और ओपेक की मॉनिटरी कमेटी मीटिंग जो है उससे भी कोई मेजर कोई आउटकम नहीं आया, एज एक्सपेक्टेड आया। सो मेरे हिसाब से नीचे के लेवल पे $37-38 और ऊपर के लेवल पे 42-42.5। अगर MCX की बात करें तो MCX में 2780 लोअर लेवल्स, और हायर लेवल्स पे 3150 जो हाई लगाया था वो रेजिस्टेंस होगा। अगर उसके ऊपर निकल जाता है तो फिर 3300 तक के लेवल्स आ सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ मुझे लगता है 3150 के ऊपर स्टॉप लॉस मेंटेन करके 3080 के आसपास शॉर्ट कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 2880 फॉर नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी आपका, किशोर जी आपका, और नवीन माथुर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि अगले हफ्ते के लिए गोल्ड में और क्रूड में क्या करना है। तो गोल्ड में तो सारे लोग सहमत हैं, बाइंग की कॉल दे रहे हैं, सिल्वर में भी सहमति है, क्रूड में थोड़ा सा डिफरेंस है, 2-1 का मामला है। किशोर जी क्रूड में थोड़ा सा अलग राय रखते हैं अपनी, और किशोर जी का मानना है कि आपको क्रूड अभी खरीदना चाहिए 3250 के टारगेट के लिए, लेकिन बाकी हमारे दोनों एक्सपर्ट क्रूड में बिकवाली की राय दे रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा अपना और आप रिसर्च कर लें, लेकिन गोल्ड और सिल्वर में आपके लिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही।